47 से पहले 46 के अंदर क्या हुआ कि जिन्ना के जो मूवमेंट थी वो पाकिस्तान बनाने की, जी तो उस पंचायत में मोहम्मदगंज की पंचायत जो हुई थी उसमें सुना जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था कि भाई अपन इनसे हिंदुओं से सहमति कर लेते हैं और आराम से पाकिस्तान चले सकेंगे, ठीक है, हमें कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक है। क्यों, उनको पता था भी मारकाट हो सकती है, खतरा हो सकता है, तनाजा पीछे कायम है। लेकिन 1 सितंबर तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। ना 31 अगस्त तक कुछ नहीं हुआ था। पाकिस्तान की कहते हैं पाकिस्तान चलेंगे, मैं तो पाकिस्तान आशिक को बना दूंगा, ये इलाही बख्श ने कहा था। इलाही बख्श ने कहा था। ठीक। तो वहाँ आप ये देखिए कि हजारों की तादाद में पब्लिक के लोग भाले बर्छी लाठियाँ गडासियाँ लिए हुए आगे बिजली घर तक आते। मरते मरते मर गए लेकिन न छोड़ा आन को, आके देखो दोस्तों इस राजपूती शान को। क्या बात है। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वही, और इस बार मैं बैठा हूँ अपने ही शहर हाँसी में। और जहाँ बैठा हूँ ये हाँसी के तो सब लोग जानते ही हैं, और हाँसी से गए हुए लोग भी जानते होंगे। मुगलपुरा। मैं ऑलरेडी इस एरिया का एक विज़िट छोटा सा करवा चुका हूँ, तफसील से भी कभी करवाऊँगा। मुगलपुरा के पास बैठा हूँ। हमारे लोग यहाँ पे डड्डल पार्क के नाम से जानते हैं एरियाज़ को। और जिनके साथ बैठा हूँ वो हैं श्री गोपीचंद जी, गोपीचंद सैनी साहब। मंडी सैनियान बहुत नज़दीक है यहाँ से, जो लोग जानते हैं। वहाँ कभी बाशिंदे थे और बाद में यहाँ। तफसील से सारी जानकारी 47 और 47 के बाद की इनके साथ। सैनी साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सैनी साहब, आपके साथ बैठने का सौभाग्य मुझे आपके सुपुत्र और मेरे गुरुजी ने दिया, क्योंकि बड़े वक्त से ये चाह रहे थे कि हम लोग आपकी बातचीत को किसी तरह सभी लोगों तक पहुंचाएं। और हालांकि मैंने गुरुजी से कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, आराम से कर लेंगे, तुम आ जाओ। चलो आज बैठ गए। जानना ये चाह रहा था सैनी साहब कि 47 का जो दौर था उससे पहले किस तरह का माहौल था। और आप लोग जैसे कि गफ़ार परिवार को जानते हैं, ऐसा आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया है, आपने उनको देखा है। और किस स्कूल में वो लोग पढ़ते थे, किस तरह के वो लोग थे, किस तरह का उनके साथ आप लोगों का उठना बैठना या भाईचारा था, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। 47 से पहले का जो माहौल था जी, वो 47 और 46 के बीच का जो एक साल था, उससे पहले का जो एटमॉस्फेयर था इस शहर का, वो बहुत ही एमिकेबल था। आपस में मिलजुल के प्यार से लोग बाग रहते थे। तकरीबन जो है इतना तो ज़रूर था भाई, ये हिंदू हैं मुसलमान हैं जी। आपस में थोड़ा छुआछूत तो उस वक़्त हिंदुओं में भी थी, तो मुसलमानों के साथ भी रखी जाती थी, परहेज था। लेकिन उसके बावजूद भी आपस में मिलनसारी जो है इतनी ज़्यादा थी कि कोई उसका इस वक़्त जो है आई कांट एक्सप्रेस इट इन माई वर्ड्स। ओके। तो क्योंकि हम जो है उस वक़्त मंडी मालियान जिसको उसको बोलते थे उस वक़्त, ठीक है जी। बाद में मंडी सैनियान इसको कहा जाने लगा जी। ये एक सेपरेट ही शहर से बिल्कुल नज़दीक है और बिल्कुल सेपरेट है, तो उसको गांव भी कहते हैं हम। ठीक है। उस एरिया में तकरीबन कोई मोहम्मदन मकाम नहीं था, ठीक है। मकान नहीं था, ना ही उनकी कोई मस्जिद या कुछ चीज़ थी। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों से खेतों में, बागों में और सब जगह मेल जोल कायम रहते थे। ठीक है। तकरीबन जो है उस एरिया के जितने भी बाशिंदे थे वो किसान लोग थे या बागबान थे। और ये तकरीबन हाँसी शहर ही उस वक़्त तक 90% से ज़्यादा जो है वो खेती पर ही आधारित था जी। मुसलमान तो कोई दस्तकार थोड़े बहुत बेशक हों, अदरवाइज तो उनमें या तो कसाई थे
और या फिर लैंडलॉर्ड थे। जी। और उनमें खेती करने वाले बहुत कम लोग थे। आपने अभी एक लफ्ज कहा लैंडलॉर्ड थे। ये जो लैंडलॉर्ड थे कम से कम ये भी आप ही के स्कूल में आप ही के सहपाठी होंगे, आप ही के क्लास फेलो होंगे। यानी ऐसा है कि उस वक़्त यहाँ जो है सबसे बड़ा जो जागीरदार समझिए या लैंडलॉर्ड के लिए तो वो मिर्ज़ा गफ़ार बेग का नाम है जी। और मिर्ज़ा गफ़ार बेग जो थे वो शहर की कचहरी भी लगाते थे, उनकी अपनी अदालत मानी जाती थी। जी। मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हिंदुओं में भी उनका सिक्का कायम था, दबदबा था। दबदबा जी, था। जी। वो बड़े विनम्र स्वभाव के आदमी थे और बहुत मैंने तो उनको बहुत बुरी अवस्था में देखा क्योंकि मेरे पिताजी जो थे मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में भी रह चुके थे, तो उसकी वजह से भी उनका काफ़ी मेल जोल था। जी। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो उनको विज़िट करते थे। ठीक है जी। मिर्ज़ा साहब को। ठीक है जी। तो मैं उनके साथ एक दो बार यहाँ उनके कचहरी में आया भी था। मिर्ज़ा गफ़ार साहब के जो आगे बेटे थे उनके, जो उनके शहज़ादे थे, उनमें से किसके साथ आप पढ़े हैं? मैंने ऐसा सुना है। ऐसा है कि मिर्ज़ा साहब के बेटे तो कोई उनको तो जो है वो फांसी हो चुकी थी। ठीक है। लेकिन उनका अख्तर बेग का जो लड़का था मुन्ना बेग, जी। मुन्ना बेग जो था वो उस वक़्त यानी हाशी तहसील में ही सिर्फ एक हाई स्कूल जो था, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल जो इस वक़्त गर्ल्स स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो बिल्डिंग होती थी। जी। तो वहाँ जो है उसमें उस वक़्त मैं 5वीं या 6ठी जमात में था। अच्छा। और वो 8वीं जमात में था। मुन्ना बेग साहब। मुन्ना बेग अच्छा। हेल्दी था, टाल एंड हैंडसम भी था। सलवार पहनी हुई थी उसने, कुर्ता पहना हुआ था। और मेरा उसको नज़दीक से देखने का मौका इसलिए मिला कि मेरे जो क्लास इंचार्ज थे मास्टर मुर्तज़ा खां, ओके, मैं उनका पेट था। मैं एक सौभाग्य मुझे प्राप्त ये रहा है कि 4ठी जमात से लेकर 10वीं क्लास तक मैं अपने क्लास का मॉनिटर रहा हूँ। क्या बात है। और मुझे सन 46 में जो फंक्शन हुआ था उसमें बेस्ट मॉनिटर का इनाम भी मिला था। तो उस वक़्त वो मास्टर मुर्तज़ा खां जो है ना, मास्टर मुर्तज़ा खां क्या, मेरे जो क्लास इंचार्ज थे इंग्लिश टीचर, ठीक है, श्यामलाल सोनी हुआ करते थे। अच्छा। तो वो उन्होंने उस वक़्त इंग्लिश की क्लास ले रखी थी 8वीं जमात की। ठीक है। और उन्होंने मेरे को बुला रखा था उस क्लास में। तो मेरे ड्यूटी लगा रखी थी उन्होंने। ये दिसंबर के टेस्ट हुए थे, तो उसमें जो मार्किंग उन्होंने की करी थी तो उसके टोटल चेक करने थे और उनकी लिस्ट बनाने थी। अच्छा। तो मैं वहाँ नीचे बैठा हुआ था। क्लास भी तकरीबन सब नीचे ही बैठते थे फर्श पे जी। तो उसको मुन्ना बेग को इंग्लिश नहीं आई। अच्छा, 8th क्लास का स्टूडेंट था वो। 8th क्लास का स्टूडेंट और सबसे टाल और हेल्दी, फिर बड़े घराने का। जी। तो श्यामलाल जी ने फिर उसको क्या किया कि उसके हैंड्स अप करके खड़ा कर दिया। ठीक है, श्यामलाल सोनी जी ने। हाँ, श्यामलाल सोनी, तो मुन्ना बेग को। तो वो उस वक़्त से मैंने पहचाना भाई ये मुन्ना बेग उनका गफ़ार साहब बेग का पोता है। पोता है, ठीक है। उसके बाद कभी 47 हो गया, वो आ ही गया। 47 तो एक धांधली का टाइम आ गया था। जी, मैं वो 47 पे ज़रा एक रोशनी डाली है कि 47 की अफरा तफरी कब मचनी शुरू हुई? अगस्त में हम लोगों ने अपना पार्टीशन देखा है, तो कितने महीने पहले से ये सब होना शुरू हुआ? ऐसा है कि मैं RSS का शाखा का स्वयंसेवक भी रहा हूँ। अच्छा। और उसमें इनके तरुण और क्या होती है 3 शाखाएं होती हैं। जी। तो मैं उस वक़्त से छोटे उसमें घटक जो था उसका मैं घटनायक था। ठीक है। और उस वक़्त इनका प्रचार तकरीबन एंटी जो था RSS का हिंदू के लिए था।
और इधर उसी टाइम में मुसलमानों ने भी मुस्लिम होम गार्ड बना रखी थी, वो भी शाखाएं लगाते थे। तो वो तो नेशनल लेवल से समझो सारे चला हुआ था, एक वेव थी। जी 47 से पहले 46 के अंदर क्या हुआ कि जब दोनों तरफ से तनाव हो चुका था और ये एक मूवमेंट चली आ रही थी कि जिन्ना की जो मूवमेंट थी वो पाकिस्तान बनाने की, जी तो वो बहुत ज़ोर पकड़ चुकी थी। ठीक है। और उसके प्रचार की वजह से हिंदू मुस्लिम में भी हर जगह सारे इंडिया में तनाव छाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं था, बिल्कुल दिलों में कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है। लेकिन 46 के अंदर जिस वक़्त के रामचंद्र जी की बारात निकली, मतलब हम रामलीला के दिनों की बात कर रहे हैं, जब आपका मान लीजिए 10वां महीना था। हाँ हाँ ठीक है। अक्टूबर का महीना। अक्टूबर जी 1946 में जब रामचंद्र जी की बारात निकल कर यहाँ से सिर्फ 2 ही जुलूस होते थे जो कि सारे बाज़ारों से घूमकर और वापस जाते थे। ठीक है। एक तो रामचंद्र जी की बारात होती थी, एक भरत मिलाप होता था जी जो मोमडन एरिया से भी होके जाते थे। तो रामचंद्र जी की बारात जो है वो उस वक़्त यहाँ अपने दद्दल गोसाई गेट, ठीक है। गोसाई गेट से होकर लाल सड़क के पास से जब जा रही थी, तो उस वक़्त उस प्रोसेशन में हमारे हिंदुओं के 4 अखाड़े हुआ करते। ठीक है। अखाड़ों का मतलब है पटा खेलना, लाठी खेलना, मार्शल आर्ट जिसको बोलते हैं। जी जी वो लोग खेलते थे, बच्चे भी खेलते थे, जवान भी। तो एक तो मंडी मालियान का अखाड़ा था जिसके जो उस्ताद थे बालाराम, और यहाँ गोसाई गेट का जो अखाड़ा था उसके हमारे फतेह सिंह नंबरदार जी हमारे मौसा जी थे। और एक आता था दिल्ली गेट का अखाड़ा, एक वाल्मीकियों का। तो 4 अखाड़े आगे चलते थे बारात से आगे पटे खेलते हुए। तो ये जब जा रहे थे तो ये आगे चले गए। जब रामचंद्र जी का जो वो अर्थ था वो ये एक धर्मशाला है, यहाँ इसको कहते पंजाबी धर्मशाला जिसको बोलते हैं। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उद्यमी राम की भी धर्मशाला थी वहाँ पर। हाँ जी। उसके सामने एक मस्जिद है, गली है बीड़ी सी। अब वो रास्ता बन गया, लोग वहाँ रहते हैं उसमें। ठीक है। पार्टीशन के बाद जो आए लोग तो उस मस्जिद में आबाद हो गए। लेकिन वो उस मस्जिद में के छतों से, और मुसलमानों ने ये सारा एरिया मुसलमानों का था जी राइट साइड में जी, तो उन्होंने उस पर मीट गऊ का मांस फेंक दिया और रोड़े बरसाए। ठीक है। उससे जो तनाज़ा हो गया आपस में आगे। फिर इन्होंने मोहम्मदन ने जो इस वक्त लक्ष्मी मेडिकल हॉल है, हाँ जी हाँ जी, लक्ष्मी मेडिकल हॉल के सामने चौक बनता है। ठीक है। तो ये सारा इस साइड में राइट में सारा मोहम्मदन था। हाँ जी। तो उन्होंने आगे आके वो रास्ता घेर लिया। ठीक है। तो क्योंकि वो चारों अखाड़े भी जो थे वो भी सारे उनके पास भी हथियार थे, लाठियाँ थी उस वक्त, लाठी जेड़ी गड़ा इनका तलवारें भी थी। जी। तो वो आपस में मुकाबला हो गया तो उनको मुसलमानों को पीछे धकेल दिया। ठीक है। उस बात में फिर पुलिस भी आ गई, गोलियां चलाई तो एक बार उनको पीछे हटा दिया। जुलूस को आगे निकाला, उस जुलूस में मैं खुद था। अच्छा। तो मेरा बड़ा भाई पटे खेलता था। तो हम उस जुलूस में फिर हमको बड़े आराम से जो है पुलिस ने दिल्ली गेट तक रामलीला ग्राउंड तक पहुंचा दिया। अच्छा। उसके बाद फिर हम मंडी सैनियान के जितने भी वर्कर थे उसमें शामिल थे, उन सबको वाया जीटी रोड और उधर बागों के अंदर से फिर कर। अच्छा। इतना खतरा हो गया था। तो वो तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ लाल सड़क पे उद्यमी राम ठेकेदार हुआ करते थे शोरे के। ठीक है। और सैनीपुर में उनके शोरे की कोठी थी। उनका छोटा लड़का था हरदत्त। अच्छा।
3 लड़के थे उनके, रणजीत सिंह और रामस्वरूप, और उससे छोटा था हरदत्त। तो हरदत्त जो है उस वक़्त सारा ये मामला उसको पता नहीं था, झगड़ा हो लिया। अच्छा। तो वो यहाँ से इस एरिया से जो है अपने गोसाई गेट से अपने घर को जा रहा था। तो जब यहाँ से गया तो इधर अपने बुजुर्ग जो थे उस टाइम के सब हिंदू बैठे थे, उन्होंने उसे मना भी किया भी आप लोग वहाँ मत जाओ, ठीक है। आप को खतरा है। बोला जी रोज तो जाता हूँ, क्या हाँ। बात हुई इसमें, कौन मारेगा क्या। बस, लेकिन बस, वो बस। रास्ते में उसको जो मोहम्मद ने उसको काट दिया। ओहो, इतना हो गया। हाँ, उसका कत्ल कर दिया। अब उसके कत्ल के बाद सारे चारों तरफ रिएक्शन हो गया। आस पास में भी कई दिनों तक तनाज़ा रहा, 15 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। और उसके बदले में कई मुसलमानों का भी लोगों ने बदले के तौर पर गाँव में या आते जाते कोई मिल गया तो उसको कत्ल कर सुना है, ऐसा देखा नहीं। ठीक है जी। तो ये तनाज़ा बन गया, लोगों के दिलों में रंजिश हो गई एक किस्म की। वो कर्फ्यू लगाने से या गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस से वो एक बार बाजार भी खुल गया, कारोबार भी, वो तो सरकार खोलती है। तो सरकार ने खोल दिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर आदमियों में ये बदले की भावना हो गई। ये तनाज़ा तो हो ही चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सुना, बुजुर्गों से सुना है कि भाई जिस वक़्त ये फैसला हुआ इंडिया का जी, और 15 अगस्त को जो था तिरंगा झंडा गवर्नमेंट स्कूल के सामने लहराया गया था, लड्डू बांटे गए थे, उसमें भी हम शामिल थे। 15 दिन हो चुके थे, 15 अगस्त से 1 सितंबर तक। उस बीच में जो शहर की जो पंचायत थी आपस में मेल जोल की बैठ के, तो मिर्ज़ा साहब ने पंचायत मोहम्मदगंज की बुलाई थी। ठीक है। तो उस पंचायत में मोहम्मदगंज की पंचायत जो हुई थी उसमें सुना जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था कि भाई आप इनसे हिंदुओं से सहमति कर लेते हैं और आराम से पाकिस्तान चले जाएंगे, हमें कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक है। क्यों, उनको पता था भी मारकाट हो सकती है, खतरा हो सकता है, तनाज़ा पीछे कायम है। लेकिन 1 सितंबर तक वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था ना, 31 अगस्त तक कुछ नहीं हुआ था। ठीक है। उन दिनों स्कूल बंद होते थे, जून जुलाई और अगस्त, 2.5 महीने की छुट्टियां होती थी। ठीक है। तो हमारा स्कूल जो है 1 सितंबर को खुलना था। स्कूल को खोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक करते हैं। इस मकबरे की स्थापत्य कला को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि उत्तर भारत में ताजमहल के बाद दूसरा यही महत्वपूर्ण स्थल है जिसे स्थापत्य एवं वास्तु की दृष्टि से लाजवाब कहा जा सकता है, यानी दूसरा ताजमहल जो कि सफेद नहीं लाल है। जी, अब बताइए स्कूल का खुलने का। स्कूल 1 सितंबर को खुलना था जी। उस वक़्त हम मंडी मालियान में थे जी। जो मकान में हम रहते थे वो मकान बिल्कुल बॉर्डर पे, मतलब चारों तरफ उसके बाग थे या खेत थे, आगे 3 तरफ, एक तरफ आबादी थी। हमारा मकान बिल्कुल फ्रंट पे ही था तकरीबन। तो उस वक़्त अचानक 303 के फायर हुआ है। अच्छा। और 303 का फायर हुआ है तो मैं उस वक़्त अपने कपड़े खुद ही साफ़ करते थे हम जी। साबुन मेरे पास, नाले में पानी आया हुआ था नहर का, तो कपड़े धो रहा था। और मेरी जो भांजियाँ थी 2 छोटी छोटी, एक 4 साल की, एक 5 साल की, वो खेल रही थी, भैंस मेरी वहाँ पास में चल रही थी। तो जो फायर हुआ तो रूपनगर कॉलोनी आपने देखी, हाँ।
बिल्कुल। उसमें एक कुआं हुआ करता था। ठीक है, ये कहाँ एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन आप तकरीबन बताएंगे? ये आप देखिए कि इस वक्त जो अपना बयाना साहब की जो कोठी है अभी अच्छा, नई बनाई है, ठीक है। उस गली के सामने रूपनगर कॉलोनी, जी जी बिल्कुल। उसमें एक बहुत बड़ा कुआं। कुआं होता था ठीक है। जिसका बहुत मीठा पानी होता था और हिंदू मुस्लिम सभी उसका पानी पीते थे। ठीक है। तो वहाँ से मोमडन जो लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, वो पानी लेके मटके लेके लाई चाड़ी पे की तरफ, लाई चाड़ी हाँ जी से मुसलमानों का हज शुरू होती थी, बिल्कुल। तो वो इधर पानी लेके आ रही थी। ठीक है। हाँ, हाँ जी, हाँ जिस जी। राय जिसको बोलते हैं, जी इसके जी जी सामने जी। जब वो पानी फायर हुआ ना, तो उनको तकरीबन अंदरूनी तौर पर तो सबको खतरा तो लग ही रहा था कि भी झगड़ा होना है। बिल्कुल। तो वो फायर होने से उन्होंने सब ने एकदम मटके फेंक दिए और बड़ी तेज रफ्तार से दौड़ के लाई चाड़ी पे, जिसको हम गट्टा बोलते थे इसको, लाई चाड़ी पे वो आके चढ़ गई। ठीक है। इतना मैंने देखा। और तो उस रोज इधर साइड में जो आर्य समाज मंदिर है, इसके आसपास बरसी गेट, ये सारा एरिया जो है लूट मार का बन गया, आर्सन हो गया, शुरू हो गया। तो उस रात तो हमने आराम से गुजारी बेचैनी में, लेकिन हमारे भी बाबूजी ने, मेरे पिताजी ने वहाँ हमारे मोहल्ले में ये बर्फ़ बनाते थे मलाई का, तो ये मशीन थी, मशीन के सिलेंडर थे अमोनिया गैस के, तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए अमोनिया गैस के वो सिलेंडर उठा लाया और उसके बोतलें भर के रख दी। अच्छा, हमारे तो भाई इसका इस्तेमाल करेंगे अगर दंगे हुए तो। अगर खतरा ठीक हो है। गया तो फिर अब, और वास्तव में हुआ। अच्छा। तो दूसरा दिन आ गया, फिर दूसरा दिन आ गया, तो उसके बाद जो है ये जो रहा कि बुंदू जो था ना, बुंदू क्या वो इलाही बख्श, इलाही बख्श जो था, जो मिर्ज़ा साहब को ये कह बैठा, बोला जब मैं तो मिर्ज़ा साहब आप पाकिस्तान के कहते हैं पाकिस्तान चलेंगे, मैं तो पाकिस्तान आशिक को बना दूंगा। ये इलाही बख्श ने कहा था? इलाही बख्श ने कहा था। ठीक है। बोला ये बुढ़ा है, इसकी तो अकल ख़राब होगी। वो गुंडा था अपने आप। अच्छा, तो वो मिर्ज़ा साहब को ये कह रहा था कि ये बुढ़ा है, इसकी अकल हाँ, खराब हो इसकी गई। अकल ठीक है। ख़राब होगी, बोला ठीक है। ये। और उसने अपना एक तो वो, और एक आपने कभी देखा हो भगवान दास भाटिया? ये कौन से हुए? ज़रूर देखा होगा, नहीं तो सुना होगा, ये मुझे एक बार बताएंगे तो। भगवान दास भाटिया जो थे वो अपना शुरू में तो धागे गोले का काम करते थे, वैसे बाकी कांग्रेस के अच्छे वर्कर हुए हैं। अच्छा। और वो उनकी शक्ल ऐसी थी, रेलवे स्टेशन के पास आप जाएंगे तो राइट हैंड को पुल से उतरते ही एक बहुत बड़ा बाग हुआ करता, अब तो कट गया। वो खुदा बख्श का, डॉक्टर खुदा बख्श का बाग था। ठीक है। तो डॉक्टर खुदा बख्श का लड़का था बुंदू। ठीक है। ये कौम से सिक्के थे, सिक्कों का काम होता है अपने पानी बटने का, लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर हो गया था, इस वास्ते जो है उन्होंने अच्छे मालदार हो गए थे। और अच्छा, वो लड़के का उसने, इसका इलाही बख्श की गैंग का था वो, उसने भी असला बचा के रखा हुआ था। ठीक है। और इलाही बख्श ने भी असला बचा के रखा हुआ। सरदार शंभूरण सिंह उस वक्त यहाँ के सिटी इंचार्ज थे शायद जी। तो इन्होंने सबके असला रखवा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना असला बचा के रखे हुए थे, छुपा के रखा हुआ था एक तरह से। तो दूसरे दिन मतलब 2 सितंबर को इधर से प्रेशर, हमले का इधर से प्रेशर बढ़ गया, और बड़ा इस वास्ते कि यहाँ लाला बुखारी मल खड़े थे, ये जो गेट है इसका, ये जो बड़ा गेट नहीं है, बरसी उमरा, ना ना ना,
ये डडल पार्क के पास। अच्छा हाँ ठीक है। हुकमचंद की हवेली के सामने। हाँ, हुकमचंद की हवेली का जो गेट था यहाँ खड़े थे और उसने इलाही बख्श ने गोली मारी, किनको? लाला बुखारी मलिक। अच्छा तो वो गोली जो लगी तो नहीं, हाँ बच गए वो, बच गए। लेकिन उन्होंने फिर वो सारा माजरा जो है उसको संपूर्ण सिंह को बताया, फिर तो वो पुलिस एक्शन शुरू हो गया बिल्कुल। और पब्लिक भी भड़क गई, फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। उसको हमला किया तो उसको पकड़ लिया, इलाही उसको बख्श तो को। हाँ उसको यहाँ जिंदा जला दिया फिर। इलाही बख्श को जिंदा जलाया इलाही गया, बख्श। ठीक है। और बाकी प्रेशर आगे बढ़ गया, फिर पब्लिक में जो है खून छा गया। आगे मिर्ज़ा साहब तो उस वक़्त अपने फार्म हाउस पे थे, वो तो बीमार थे। बाकी परिवार इनका पीर हैं, ये भी सब भी। आखिर मेन बात ये हुई जी कि उस बुंदू ने तो 2 दिन तक मोर्चा संभाले रखा। जहाँ आप कहते हो ना आपकी मार्केट थी, हाँ वो मार्केट वगैरह वहाँ कुछ नहीं थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल खुला खुला मैदान मैदान था था, और जोड़ था। हमारे मकान की छत से लेकर आपके बरसी गेट तक ठीक है। सारा नज़ारा साफ दिखाई देता था ग्राउंड। हमें छत से। वाह अपने को। अच्छा। तो वहाँ आप ये देखिए कि हज़ारों की तादाद में पब्लिक के लोग भाले बर्छी लाठियाँ गडासियाँ लिए हुए आगे बिजली घर तक आते। मिक्स कम्युनिटी थी या सिर्फ उधर से आ रहे थे मुसलमान लोग? ना मुसलमानी अपने वाले इधर से। हिंदू थे ठीक है। आक्रमण के बाहर के। क्योंकि शहर उस टाइम 2 भागों में जैसे बटा हुआ था कि नहीं जी इधर तो सारे ये लोग रहते थे और उधर। हाँ अच्छा बाहर के दांत आ गए ना, लूट मार करने आ गए अच्छा, ना। अच्छा, भाई वो हो गदर गया। मच गया, चलो शहर ठीक है। में चलें लूटेंगे। और मुझे ये था कि नहीं वो इलाही बख्श का बदला लेने के लिए इधर से आए ना थे। ना बदले के कोई बात ही नहीं, वो तो आए तो लूट लूट मार पाट के के लिए हिसाब से, ठीक है। उनका मेन दे तो लूट का था। ठीक है जी। तो ये वो आगे बढ़े तो वो जो था बुंदू जो था अपने चुबारे में बैठा, वहाँ से गोली मार देता था। डबल बैरल गन थी उसके पास। ठीक है। और वो फिर पीछे हट जाते। हाँ आखिर में एक जमावड़ी का फौजी था, वो आया हुआ था, एक्स सर्विसमैन था या छुट्टी आया हुआ था। उसने इन RSS वालों को कहा भाई आप मेरी पीठ पे जो कवर करोगे तो मैं इसको मार दूंगा। अच्छा। तो वो जो आपका जो ये इस वक्त उमरा गेट पे घी वाला बैठता है ना, इस गली से हाँ ये क्राउलिंग करके ठीक है। वो इस मोहम्मदन एरिया में दाखिल हुआ। ठीक है। और उस हवेली में जो बैठा हुआ वो फायर उसका ध्यान तो उधर था, लेकिन उन्हें पीछे अपनी कवरिंग के लिए अपने सर्वेंट को जो है एक बंदूक दे के नीम पे बैठा रखा। ठीक है। ताकि उधर से कोई आए। अब वो क्राउलिंग करके गया, वो उसकी आँख में बच गया। तो नीम के नीचे जाके फिर उसने अपने पिस्टल से उसको गोली मारी। अच्छा। नीम वाले को। और उसके बैरल गिर के बंदूक वो लेके फिर उसने निशाना लेके वो बुंदू को मारा। ठीक है। बुंदू के मरते ही जो सारा फिर टूट गया, मोर्चा ही टूट गया। जी जी जी। मोहम्मदन जो थे उन्होंने तकरीबन ये मैटर है अबाउट 4-1 बजे का आसपास का शाम का। तो अभी 2 तारीख चल रही है। हाँ 2। ठीक है। 2 के शाम 4 बजे का। ठीक है। तो फिर एक मिलिट्री की गाड़ी आई है जी। वो आके इनको मोहम्मदन को बता गई कि भाई आपको मेम का बाग जो है ना उसमें शरण आपका कैंप बना दिया गया है, इस वास्ते सारे के सारे उस कैंप में चले। ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने मोहम्मदन ने फिर अब मोर्चा रोकने वाला तो मंडी मालिया नहीं रह गई थी, उनका रास्ता रोकने वाले तो क्रॉस तो उन्होंने वहीं से करना था। अच्छा हम अपने डिफेंस में खड़े थे। अच्छा। हमारा हमले का तो कोई इरादा था नहीं, बिल्कुल, लेकिन डिफेंस में थे। हाँ। 250-300 आदमी। और वो झंडा उन्होंने सफ़ेद दिखा दिया था भाई अच्छा, हमें सरेंडर कर रहे हैं। हाँ वो जो मिलिट्री आई। ठीक है।
लेकिन जब वो चलने लगे तो इन्होंने मंडी वालों ने ये सोच लिया कि भी ये आप पे हमला करने आ रहे हैं, ओहो अच्छा। तो वहाँ भिड़ंत हो गई। भिड़ंत हो गई तो फिर वो मुसलमान कौन सा कमज़ोर थोड़ी थे, बिल्कुल। हाँ, उनमें तो उनका तो काम ही ये था। उन्होंने मार काट शुरू की तो तकरीबन वो सब पीछे हट गए। ठीक है। और हटने के बाद जब एक लड़का था, आज तक मुझे नहीं पता लगा, वो हमारे सामने ही बिल्कुल उन्होंने बर्छी बालों से उसी टाइम काट दिया। ओह, वो सिचुएशन बताऊं, तने पपीते वाला बाग देखा होगा ना, उसमें बिजली का खंबा है बीच में, मंडी की तरफ जाते हैं, उस खंबे के पास जो है ना, अपने मकान से तकरीबन 100 गज की या 75 गज की दूरी पर है वो। तो वहाँ उसको काट दिया, वो तो कट गया। तो फिर वो बाद में उनका रास्ता साफ हो गया, वो चले गए। और इधर चार कुतुब को घेर लिया। फिर अच्छा, चार कुतुब में कुछ लोग चार कुतुब में प्रवेश कर गए, अंदर ही रह गए। चार कुतुब में प्रवेश कर गए, भाई बाबा चार कुतुब हमारी रक्षा कर देगा, ठीक है। अंधविश्वास। ठीक है। तो इस वास्ते मैं कभी कभी अपने विद्यार्थियों को भी या दूसरे लोगों को भी कहता हूँ कि अंधविश्वास मत करो भाई। वहाँ से तो बजरंग बली भी भाग गया आप मुल्तान से, बिल्कुल। वहाँ जो सारे देवी देवता थे सब भाग के इंडिया में आ गए जी। और यहाँ वाले पीर पैगंबर भाग के सारे पाकिस्तान चले गए। तो ये कोई बात है, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। वो अंधविश्वास में चले गए, गिर गए, वहाँ उनका कत्लेआम हुआ। और उस अगले दिन तीन तारीख की बात है, तो वो तकरीबन सभी, एक लड़की थी असमत अली, यहाँ होता था ओवरसियर। अच्छा, असमत अली। असमत अली, ठीक है। वो मेरे पिताजी का मिलने वाला भी था, जानकार भी था। ठीक है। और असमत अली की एक तो वाइफ का पता नहीं मारी गई या बच गई, उसका चार कुतुब में। एक तो उसकी असमत अली की बेटी, और एक असमत अली की माँ, और एक उनका नौकर। ठीक है। ये तीनों रात को उसमें बच गए, मार काट में, चार कुतुब की में बच गए। बच ठीक गए। है। ये वहाँ से निकल के रात को और हाजी सराय में पहुँच गए। ठीक है। तो सराय तो खाली हो चुकी थी। वो वहाँ बैठे थे। वो सुबह जो लूट मार करने वाले जो पहुँचे, जो वो भी हाजी सराय में डेरा डाले बैठे थे। वो तो बैठे थे। लूट मार वाले तो बाहर से आए थे ना, अपने मंडी के भी थे कुछ। तो वो जब इधर आए तो उन्होंने देखा भी ये तो यहाँ तो मोहम्मदन है। तो उन्होंने उसको बुढ़े को मार दिया, बुढ़िया को मार दिया। और लड़की जवान थी 13-14 साल की, उसको वो तकरीबन ले गए। और ले गए तो वहाँ मंडी में जब मेरे पिताजी को पता लगा तो उन्होंने उसको छुड़वा दिया, लड़की को प्रोटेक्शन दे दी जी। और मिस्टर राम सिंह हुआ करते थे, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने फिर उसको, लड़की को गोद ले लिया था अपने लिए जी। भाई मैं अपने इसको बेटी मानूंगा। ये बाकी ऑफ है, कहने की बात नहीं। ठीक है। ऐसा बहुत हुआ है, हिंदुओं में भी हुआ है, मुसलमानों में भी हुआ है, और अब जो हो गया है, अब तो सभी समाजों ने उस चीज़ को अपना लिया है। अब वो लोग कहाँ हैं भगवान जाने, खुदा जाने। तो कैंप बन गया। फिर जी। कैंप बन गया तो हमारा जो दवाखाना था वो पुलिस की गार्ड बन गई। वहाँ जो पुलिस का गार्ड रूम बना दिया सरदार जी ने। ठीक है, संपूर्ण सिंह ने। हाँ। ठीक है। और हमारी ड्यूटी दोनों भाइयों की लगी भाई आप लोग कैंप को दूध सप्लाई करोगे। ठीक है। तो हम क्या करते, सुबह दूध इकट्ठा करते गांव से। तो टोकरी तो मेरे भाई के सिर पर होती थी और लाठी लेके साथ में मैं बॉडीगार्ड होता था मेरे भाई का। ठीक है। उस वक्त मेरी उम्र 14 के आसपास थी तकरीबन। ठीक है। ठीक था, मैं
हाँ अपने आप में काफ़ी हौसला था। जी, क्योंकि आप आरएसएस के हाँ, विद्यार्थी भी थे उस टाइम। और साथ में पुलिसमैन भी होता था विद गन। अच्छा, हाँ ये किसकी तरफ से प्रोवाइड किया गया था? सरकार का था सरकार ना की तरफ से, इंतजाम। ठीक दूध है, की सप्लाई बैंक ठीक है। में जब उसमें जाते थे ना वाह। कैंप में, मोमडन कैंप में। जी। 1 महीने तक जो है उसको मोमडन जो कैंप था मेम के बाग का, उसको देखने का, दर्द भरा सीन देखने का दुर्भाग्य कहूँगा मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दुर्भाग्य बड़े नज़दीक से देखा मैंने। अपने इंग्लिश टीचर होते थे मेरे अमीरुद्दीन, उनको मैंने लाइन में रोज खड़े हुए अपने देखा मैं। तो बड़े अफसोस की बात ये तो कर ही मंजर नहीं सकते बिल्कुल थे। बिल्कुल। हाँ उस टाइम तो क्योंकि आप एक सर्विस दे रहे थे, आप एक हाँ। सोसाइटी की तरफ से कि जी मैं अनजान अज्ञान हूँ, मैं तो बस ये देने आया हूँ। बात तो कर ही नहीं सकते थे ना जी। उनके बाद। बीच में आपने जिक्र किया था कि जो कत्लो गारत हुई थी वो लोग चले गए। एक चीज़ छोटे से जवाब में दीजिएगा मुझे कि टोटल आबादी जैसे कही जाती है कि 23,000 के आसपास थी, उसमें से आधी उनकी थी, मतलब 12,000 के पास मतलब 12,000 वो थे, 11,000 हम थे। हाँ। तो उसमें से कितनी आबादी सुरक्षित चली गई थी और कितनों का यहाँ पे? ऐसा है हमारे जो, क्योंकि हमारा जो घर था वो तकरीबन इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ हमको मिल जाती थी, मेरे पिताजी को भी। और हमारे पड़ोस में जो रहते थे वो नायब तहसीलदार चौधरी सोनलाल थे, और वहाँ के उस वक़्त चौधरी रण सिंह जो थे तहसीलदार, वो कैंप कमांडर थे जी। वो भी वहीं रहते थे हमारे पड़ोस में। तो उस वक़्त तहसील ही जो है सर्वे सर्वा थी, तहसीलदार ही मालिक होता था बिल्कुल सारे बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन जी। का। तो तकरीबन 1/3 हिस्सा आदमी तो यहाँ मारा गया, अच्छा। और कुछ हिस्सा बच के बलियाली या जमपुर चला गया था रातों रात। तो वो सेफ चले गए, सुरक्षित चले गए। ठीक है। क्योंकि बाढ़ का एरिया में तो कोई आपस में मार काट का सिस्टम था नहीं, भाईचारा था। ठीक है ठीक है। क्योंकि वो जो थे मोमडन, जो गांव में रहने वाले मोमडन थे वो रांगड़ थे। तो रांगड़ कन्वर्टेड राजपूत थे। राजपूत थे जी। और वो उनका तकरीबन ड्रेस हिंदू ड्रेस लांगड़ टांगते थे, धोती बांधते थे तो लांगड़ जरूर टांगते थे। और तकरीबन उनके नाम हिंदू ही होते थे, साथ में खान लग जाता था। ठीक है। जैसे मंगल खां, ऐसे इस प्रकार के उनके नाम होते थे। तो हमारे घर में भी, हमारे पास भी, हमारे गांव का हम ओरिजिनली पुट्ठी मंगल खां से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ भी जो है उसका जो मारखली जो था उस वक़्त नंबरदार था हमारे गांव का, मुसलमान था। तो वो हमारे कज़न ब्रदर का पगड़ी बदल भाई था। और उसका लड़का हमारे यहाँ 6ठी जमात में, जब 5वीं 6ठी में यहाँ दाखिल हुआ तो हमारे घर पे ही रहा है, हमारे साथ ही खाना खाता था। तो इतना मेल जोल 45-46 तक तो इतना वो था। और मेरे क्लास फेलो थे जहाँ 5वीं जमात से लेकर और 7वीं जमात तक। आपको चांद छोले वाला तो मकान आपको याद है? बिल्कुल मशहूर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और चांद छोले वाले मकान में मेरा दोस्त एक था मोहम्मद हनीफ। ठीक है। और उसी के कज़न ब्रदर था मोहम्मद यामीन और मोहम्मद यासीन। ठीक है। वो दोनों भाई थे। हालांकि उनके शादियां हो चुकी थी, 6ठी 7वीं में ही शादी हो गई थी। अच्छा। हाँ ये भी होता है कि उनकी छोटी उम्रों में शादियां हो जाया करती हैं आज भी। वो कास्ट के तेली थे। ठीक है। और वो तेलियों की मस्जिद भी है जिसको भगत चेला राम का गुरुद्वारा अच्छा बोलते अच्छा। हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ। तो वो उनका मकान था, वहाँ से हमारा आना जाना तकरीबन मोमडन एरिया से हम आते जाते थे। कोई रुकावट नहीं थी, कोई खतरा नहीं था हमको जी। किसी किस्म का। यानी हमें ये जो है चांद छोले वाले की जो गली है, यहाँ से मोमडन एरिया छोड़ के फिर स्कूल के तरफ जाते थे। बिल्कुल।
तो वहाँ से सारा एरिया मोहम्मदगंज के अंदर मोहम्मदगंज से साहब, थे। जी जी जी। तो कोई खतरे की बात नहीं थी। तो उनके साथ बड़ा मेल जोल था हमारा, मिलजुल के, बल्कि मोहम्मद हनीफ तो मेरा इतना गहरा, तीनों ही पक्के दोस्त थे। और मोहम्मद हनीफ, उनका कारोबार था, भैंसों के व्यापारी थे वो। ठीक है। तो वो बम्बई ले जाते थे भैंस। अच्छा, उस दौर में भी? हाँ। आज तो जाते ही जाते हैं सारे। आशी का जो उस वक्त जितनी भी सप्लाई थी मोहम्मदन जी करते थे। ये बाद में हिंदुओं ने बाद में 47 के बाद ही शुरू किया जी। तकरीबन। भैंसों का जो बम्बई पहुंचाने का काम था वो इन्हीं का था। ठीक है। तो वही मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यामीन और मोहम्मद हनीफ के पिता बम्बई भैंसें दे के आते थे। ठीक है। तो उस वक़्त जो आपको जान के मेरे ख्याल में तो आप बिलीव भी नहीं करोगे जी। कि लिखने पढ़ने का काम, ये पेन, ये बॉल पेन, ये सिस्टम था ही नहीं जी। ये तो एक किस्म की लग्जरी था। ठीक है। यानी पेन जो हम जिक्र करते थे भी, एक पेन होता है शाही वाला पेन होता है, विल्सन पेन हाँ या पार्ले का, हाँ। इस किस्म के पेन सुनते थे हम। और उस वक़्त उनकी कीमत 5 रुपए मानते थे। ठीक है। और हमारा जो आम तौर पर 10वीं तक लिखने पढ़ने का काम जो होता था वो इंग्लिश तो हम लिखते थे जी के निब से। ठीक है। और जी का निब जो है मेड इन इंग्लैंड होता था। ठीक है। उससे तो हम इंग्लिश लिखते, या फिर और ज़्यादा उर्दू लिखते तो जेड का पेन होता था, ठीक है। ये होल्डर जिसको बोलते हैं। या हिंदी लिखते तो भी उसी से ही? हाँ ठीक है। होल्डर जिसको बोलते जी हैं जी उससे। जी या जी। फिर कलम से लिखो ठीक हिंदी। है। हाँ, सुलेख थोड़ा अच्छा बन जाता हाँ है। वैसे। हाँ। तो वो उसका बाप जो है वहाँ बम्बई से उस मोहम्मद हनीफ के लिए जरीदार होल्डर लेके आया। अच्छा, जरीदार। जरीदार जिस पे जरी लगी हुई थी। जी, जी, जी। ऐसे जैसे होल्डर है, यहाँ पे जरी लगी है। जी। और उस मोहम्मद हनीफ ने मेरे को एज ए प्रेजेंट दोस्त के तौर पर वो क्या बात है, क्योंकि आप उसके घनिष्ठ मित्रों में थे। हाँ। वाह। तो ऐसा था। और कई बार तो कहते, बोला तुम मीट तो नहीं खाते लेकिन यार बढ़िया तो सारे खाते हैं। बोला हम दे के आते हैं इनके घर। सैनी साहब की इस हंसी के बीच में एक और छोटा सा ब्रेक कर लेते हैं। टेक्निकल, आपको पता ही है हमारे ब्रेक जरूरी होते हैं। इस मकबरे की स्थापत्य कला को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने यह दावा किया है कि उत्तर भारत में ताजमहल के बाद दूसरा यही महत्वपूर्ण स्थल है जिसे स्थापत्य एवं वास्तु की दृष्टि से लाजवाब कहा जा सकता है, यानी दूसरा ताजमहल जो कि सफेद नहीं लाल है। जी सैनी साहब, आपको जरीदार पेन मिल गया और आपने उसको बड़े प्यार से कबूल भी कर लिया। बढ़ते हैं आगे। आगे एक मैं दोस्त और था मेरा, जिसका नाम था मोहम्मद रशीद। बड़ा प्यारा दोस्त था। उसने एक बार मेरे को एक शेर सुनाया। जी, इरशाद। हाँ, बोला गोपी तेरे को शेर सुनाऊंगा। सुना भाई। जी। बोला दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बिल्कुल, जब जरा गर्दन झुकाई तस्वीर देख ली। क्या बात है। उनका जो था वो बेमालदार आदमी थे। और उनकी जो मस्जिद है उसमें इस वक्त आरएसएस का कार्यालय है। ठीक है। वो मस्जिद को गिरा के आरएसएस का कार्यालय बना लिया गया। हाँ बदलिया चौक। हाँ। और वहीं उनका मकान था। उसके बाप का नाम था अजीजुद्दीन। वो कास्ट के कुंजड़े बोलते थे उनको, जिनका काम बागबानी करना और फलों का बेचना। ठीक है। वो सब्जी मंडी के मालिक भी थे। पहले सब्जी मंडी उन्हीं की होती थी। अच्छा।
अपने यहाँ नहीं थे। हिंदुओं में सब्जी मंडी में हमारे ताऊ थे कुलडाराम जी, वह उनकी थी, बाकी और नहीं थी। उनका जो बाग था वो आपका इस वक्त वकील कॉलोनी जिसको है, वो सारी कॉलोनी जो है उनके बाग में है। अच्छा। तो बहुत सोना अनारों का बाग था, अनार का बाग था उनका। और एक बगीचे नहर की कोठी के पास थे, और वो बहुत ही मिलनसार थे। तो वो उसके बाद मिले नहीं। मोहम्मद यासीन का एक बार लेटर आया था पाकिस्तान जाने के बाद, तहसील मेलसी का एड्रेस दिया था। अरे वाह। हमने भी चिट्ठी लिखी, लेकिन उसके बाद कोई कोई नहीं जी, आज 2021 जून के आखिरी हफ्ते में हम लोग बैठे हैं। आपने मेलसी का जिक्र किया है, मेलसी मेरा इलाका है, मेरे बुजुर्ग वहाँ से आए हैं। जल्द ही आपको मोहम्मद यासीन साहब के परिवार से कोई ना कोई ऐसी खबर मिलेगी। तंबाकू का काम करते हैं, तंबाकू फरोशी। आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में, आपने जो चीज़ें बताई हैं, उनकी एक छोटी सी बगीची थी इधर और आपका बाग था, तो ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, मेलसी वाले इतनी एहसान तो हम पे करेंगे ना, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी तो कितने लोगों को मिलाया है। तो ये मेरे लिए कर्जा है, जो ये जानकारियाँ मैं इनसे ले रहा हूँ, ये मेरे लिए कर्जा है। तो आपको इस कर्जे को चुकाना है, तो प्लीज़ ये चीज़ें हमें ज़रूर बताइएगा मोहम्मद यासीन साहब के बारे में, क्योंकि इनकी दिली ख्वाहिश है। 4 ही दोस्तों के जिक्र किए हैं और चारों ही अजीज़। मोहम्मद यासीन सब में बड़ा था वो, हाँ, और समझदार भी था जी। उनके दोते पोते बेटे जो भी होंगे आपसे बहुत जल्द संपर्क करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बंटवारा हो गया था, कत्लो गारत हो गई थी, लोग चले गए थे, नए लोग आ गए थे। एक मिनट एक बात और रहती जी है। जी 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 जी। कल ही जिक्र आया था, नेताजी की जयंती हमने मनाई थी। बिल्कुल। और नेताजी की जयंती के ऊपर बाकी तो बड़े बड़े बातें लोगों ने अपने अपने अनुभव से या पढ़ी लिखी बातें कही। मैं तो अपने आपके साथ मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं उन्हीं का जिक्र करता हूँ। जी। मैंने 4 आदमियों का जिक्र किया था भाई, जिनको मैं मिला हूँ। नेताजी के विषय में बात आती है कि भाई वो एयर क्रैश में मारे गए थे, लेकिन उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि नहर की जो कोठी है, इसके पीछे का जो भी एरिया है, वो इन गोल कोठी वाले जो पीर हैं, इन्हीं का परिवार है। पीरों की पट्टी बोलते थे उसको। ठीक है। और उस नहर की कोठी के साथ लगता जो है पीरों का खेत था, एक उनका रेट था, पानी का कुआं भी था वहाँ, इसमें रेट लगा हुआ था। ठीक है। तो वहाँ मैं मेरा भाई जो है 46 की बात है ये, अबाउट होगा अगस्त सितंबर। तो हम जो है वो चारा काटने गए थे अपने पशुओं के लिए। तो हम रेस्ट के तौर पर उस कुएं पे चले गए पानी पीने, दोनों भाई बैठे थे हम। और साथ में इनका पीरों का नाम मुझे याद नहीं, ना मुझे पता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उससे मेरे भाई ने प्रश्न किया। कहने लगा, बोला भाई तय, बोला अब मैं INA से आया हूँ, नेताजी की फौज में था जी, और मैं आया हूँ। और भाई वो मेरे भाई ने कहा, भाई हमने सुना है कि भाई नेताजी हवाई क्रैश में मारे गए। बोला नहीं, ये बात झूठ है। नेताजी हवाई क्रैश के बाद तो हमको मिले हैं, हमको एड्रेस करके गए हैं कि भाई तुम सरेंडर करो और इंडिया में जाओ। वाह। तो ये भी एक मोमडन की एक गवाही है, मोमडन भी आई है इसमें। जो थे वो वहाँ गए, अब कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये तो अब, क्योंकि उस टाइम INA में कास्टिज्म नहीं था, सारे लोग एक थे। जी, वो मैं, अच्छा अच्छा। तो हाँ अब बोलो जी। बस मैं, अब मेरी सुई वही है कि हम आगे आ गए समाज के अंदर, इस समाज के अंदर एक नई ज़बान आ गई। इन लोगों को हमने किस तरह से अपनाया, किस तरह से देखा और कितना इन लोगों ने संघर्ष किया। आज हांसी शहर के अंदर
इनका क्या रंग रूप है? ऐसा है कि कहाँ से शुरू करें आपको। जब आपने महसूस किया कि कोई ऐसे लोग आ गए हैं हमने जिनको हमने जाते कभी भी सुना देखे नहीं। जी और आते भी देखे। जी। अब जिक्र हम आने वालों का कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे जाने वाले गए ऐसे ही आने वाले भी आए। आने वालों में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पड़ोस में 46 में एग्रीकल्चर फार्म 80 में ठीक है। जो इंस्पेक्टर था, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर मोहम्मदन था, ठीक है। वो हमारे पड़ोस में रहता था। तो क्योंकि ट्रांसफ़र गवर्नमेंट सर्वेंट्स का तो अप्रैल मई जून पहले हो चुका था। जी। 46 में इनकी एलिएशन हो चुकी थी सबकी, जी। किसने कहाँ जाना है। जी जी। तो उनके बदले में लायलपुर से एक सरदार साहब आए, वो भी उसी मकान में आ गया हमारे पड़ोस में। अच्छा, जो वो लोग छोड़ के गए थे या? हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। वो मुसलमान चला छोड़ गया, के उसकी गए थे। जगह सरदार जी आ गए। जी जी जी। तो ये मारकाट हो ही चुकी थी, आपको बताया। तो उस वक़्त तकरीबन आम तौर पे ये अपना सभी का रिवाज था, परंपरा भी थी, आवश्यकता भी थी जी। कि सब बाहर सुबह के टाइम अंधेरे में जंगल जाने के लिए बाहर ही जाया करते थे बिल्कुल तकरीबन। बिल्कुल। तो वो सरदार जी की सरदारनी जो थी वो भी बेचारी सुबह उठ कर बाहर जंगल चली गई। और उस वक़्त रीजनेबल लोग तो थे ही नहीं ना, रीजन तो ख़त्म ही हो गई थी। खत्म हो गई थी, बिल्कुल। वहाँ तो सिर्फ यही था कि भाई जो मिल गया उसने काट गिरो। तो वो अपने यहाँ की ड्रेस और पंजाब की ड्रेस में फ़र्क है। बहुत फर्क था उस टाइम। एक अजनबीपन सा था, ये कौन आ गया। हाँ, तो भाई सिर्फ जो है उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो तो पंजाबी ड्रेस पहने हुई थी। जब वो बाहर देखा लोगों ने, रा मुसलमानी आ गए, उसको घेर लिया भाई, मारने के लिए हो गए तैयार। ठीक है। इतने में भाई तेरे ताऊ जी आ गए, रणवीर सिंह, मेरे बड़े भाई का नाम रणवीर सिंह था। वो अरे बोला क्या करो भाई, बोला ये लोग हमारी पड़ोसन सरदार जी। अच्छा, एक चीज़ और छोटी सी, क्या उस शहर के अंदर, इस शहर के अंदर उस वक्त कोई सरदार नहीं था उनके अलावा? ना, सरदार संपूर्ण सिंह थे, उनको देखा हुआ था। सरदार संपूर्ण सिंह भी थे। उससे पहले यहाँ का जो ये आते थे एग्रीकल्चर फार्म पे, जो सर्वेंट आते थे ना, तकरीबन अच्छा। वही थे। या फिर मैं हूँ एक सरदार इस वक्त। आप दूसरे सरदार हैं, नहीं। मैं उस दिखने वाले सरदार की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैं अमृतधारी हूँ। अच्छा, आप अमृतधारी हैं, ठीक है। यानी सरदार की बात कही है ना आपने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 45, 46 और 47 तक जो है वो अच्छा। एक एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर और होते थे जो यहाँ एग्रीकल्चर फार्म पे थे सरदार। ठीक है। और उनका लड़का मेरा क्लास फेलो भी था। जी। और वो सरदार जी जो है मेरे पिताजी के खास मिलनसार भी थे। तो वो उनको सरदारों को एक बात ये ज़रूर है कि वो जहाँ भी होंगे अपना गुरुद्वारा ज़रूर बनाएंगे। बिल्कुल। तो उनको ये लगन थी। यहाँ का जो डिप्टी डायरेक्टर जो था एग्रीकल्चर फार्म का, वो भी सरदार था। तो भाई उनको ये था भाई गुरुद्वारा होना चाहिए, हम संडे को तो गुरुद्वारा जाएं। हाँ। तो इन्होंने जो है उनको फिर मेरे पिताजी को कहा भाई हमें यहाँ जगह दिलवाओ। ठीक है। मेरे पिताजी जो है सिख धर्म से शुरू से ही प्रभावित हैं। अच्छा। उनको बड़ा, वैसे तो हर धर्म के उन्होंने मानते थे, लेकिन सिख धर्म से ज़्यादा, और उनके संपर्क में आने के बाद और भी प्रभावित हो गए। ये जो इस वक्त सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है, इसकी ज़मीन जो है अपने आतर सिंह अच्छा
जो ये है मंत्री, सैनी साहब। हाँ, इनसे ज़मीन दिलवाई है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने और भी ले ली, उनको रंग चढ़ गया। वो सरदार जी भी हमारे अमृत छक लिया, मेरे पिताजी ने भी छक लिया, मैंने भी छक लिया। अच्छा, आपने तभी अमृत छका था? हाँ। अच्छा। फिर मेरा कृपान भी थी, कच्चा भी था, कंगा भी था। फिर बाद में वो यहाँ नहाने धोने का प्रबंध था नहीं, पानी जो था अपने शहर का, तो पानी वो साबुन तो लगती नहीं थी जी। वो। फिर साथ में सफाई ना रहने की वजह से डेली डारे पड़ गए, फिर काटना पड़ गया। और क्या। हाँ बिल्कुल, वो बीमारी वगैरह भी फिर होती है। तो आपके आने की बात ये है कि सबसे पहला जो आपका आने वाला है उसका नाम मैं लूँगा गंगू हलवाई। ठीक है जी, बिल्कुल, इनके चर्चे हमने भी बड़े सुने हैं। गंगू हलवाई जो हैं वो टोपी उनके पास सिर पे काली टोपी थी, गोल टोपी, और जैकेट पहनी हुई थी और धोती बांधी हुई थी, हिंदुस्तानी धोती, लंगट ये तैमल नहीं, धोती। हाँ, धोती। और वो अपना सामान रेलवे स्टेशन से लेकर गड्ढे में सारा सामान लेके आए थे। तकरीबन सुरक्षित ही आए हैं वो। और जब इशार चुंगी है, ये बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो मोड़ है, यहाँ से एकदम वो गड्ढा मुड़ा तो वो ऊपर टोकनी रखी हुई थी, वो टोकनी गिर गई थी। तो ये इन्होंने वो टोकनी, गंगू ने साथ साथ गड्ढे के चल रहा था, इसने उठा के वो टोकनी ऊपर रखी थी। तो वो सीन जो है अब तक मेरे तो याद है, क्यों हम वहाँ वो स्कूल तो बंद थे। तो हमारा काम तो यही था भाई, अपनी भैंसों को बाहर ले जाओ, चरा लाओ, तो शाम को घर बांध दो। ठीक है। तो ये जंगल में रहने का तकरीबन वो बातें देखने का जो है हमको मिला। और कुछ लोग हमने ये देखे जो जिनको कमो बोलते हैं। हाँ। कमो लोग जो आए तो वो एक नई चीज़ लेके आए, पंजाबी गड्ढा। अच्छा, ये इसमें क्या फ़र्क आप बताएंगे? अब पंजाबी गड्ढे में इसमें ये फ़र्क है कि हमारी जो गाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ जो होती थी उनका स्टैंड करने का कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है। और इनके जो गड्ढे हैं वो पीछे से, जो इस वक्त भी मॉडर्न सिस्टम इस वक्त गड्ढों का है, वो यही लेके आए हैं। पहले वो गड्ढा नहीं था हमारे, तो या तो रेडी होते थे या गाड़ियाँ आगे से भीड़ी, पीछे से जो है थोड़ा बहुत चौड़ी, और उनका स्टैंड करने का कोई से। इनका जो है स्टैंड करने का जो सिस्टम है वो जी, वो सेंटर में एक इन्होंने लंबा सा वो लगाया हुआ है जिसको रोकते हैं। हाँ। अच्छा, इनकी ड्रेस जो थी वो तकरीबन हमारे से मिलती जुलती थी। ठीक है। ये घाघरा ही पहन के आए थे तकरीबन इनके लोग। हाँ, पर आदमी जो है तैमल मारते थे, तो इस वास्ते इनको यही कहते थे भाई, मुसलमानों के बदले में आधे मुसलमान। जी। और आज भी जो ये कम्मों का जिक्र कर रहे हैं, वो एक्चुअली कम्बोज जो कि सबसे ज़्यादा मुझे टकराए हैं, वो सिरसा साइड में टकराए हैं या फिर यमुनानगर में बैठे हैं। यहाँ भी है एक गांव। अच्छा, 2 गांव हैं। भीमनगर, बड़ा सुलेमान। अच्छा। 2 गांव हैं, वो मेहनती खूब हैं खेती बाड़ी में। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टॉप पे हैं खेती करने में, मेहनती खूब हैं। और बाद में आप लोगों का कैंप लगा, बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो ये ग्राउंड है, ये स्कूल नहीं था, यहाँ पर ग्राउंड था, खुला मेला ग्राउंड। ठीक है। यहाँ पे आपको छोटी से छोटी छोलदारियाँ, छोटी से छोटी छोलदारियों में एक परिवार को एक छोलदारी अलॉट की गई। ठीक है। और राजेसराय में शरणार्थी कैंप, शरणार्थी तो बाद में लिखा गया, रेफ्यूजी कैंप लिखा गया जी। फिर शरणार्थी कैंप लिखा गया, फिर उसको पुरुषार्थी कैंप लिखा गया। ठीक है। उसके 3 नाम बाद में बदल दिए, पहला रेफ्यूजी,
फिर शरणार्थी फिर शरणार्थी, और फिर पुरुषार्थी। फिर पुरुषार्थी। जी। अब ज्ञानचंद सेठी जो है उसमें सोशल सर्विस की थी हाजी सराय वाला में, है ना, ज्ञानचंद सेठी ने। तो जो शहर के सरकर्दा आदमी थे उनकी जिम्मेवारी थी राशन जो आता था सरकार का वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और पानी का जो एमएम के बाग से जो कुआं था वहाँ से लेके जाया करते। अब वहाँ रास्ता इसके अंदर से था आपका सुभाष नगर। न, ये फैक्ट्री नहीं है खंडे वाले के। अच्छा, उधर। ये फैक्ट्री तो पहली फैक्ट्री है खंडे वाले की तो बाद में बनी है। पहले लाला मोहन लाल जी होते थे मुल्तान के, उनकी फैक्ट्री थी। ठीक है। हाँ, तो इसके अंदर से रास्ता बना के ना, और रहेगा उसके अंदर से रास्ता बना के पानी लेने महिला भी आते आदमी भी आते पानी लेके जाते थे। ठीक है। तो उस छोलदारियों में उन्होंने गुजारा किया। अच्छा, पक्की अलाटमेंट हुई नहीं थी जी। तो कुछ तो लोगों ने, यहाँ के लोगों ने लूट मार कर लिए थे मकान। कुछ जो है ये कच्चे जो आए तो इन्होंने जो है लकड़ियाँ फाड़ फाड़ के जला दी। जो मकान जो थे मुसलमानों के वो कुछ तो उन्होंने बर्बाद कर दिए, कुछ इन्होंने भी बर्बाद कर दिए। और क्योंकि जिसको जगह मिली वो ये आपके जंग डेरा गाजी खां वहाँ तक के लोग बाग जो हाँ इसमें कैंप में थे। ठीक है, हमारे शहर के अंदर। हाँ, डेरा गाजी खान के लोग। हाँ। अच्छा। डेरा गाजी खां के जो थे वो यूँ था कि एक लेडी मेरी मदर की सहेली बनी थी वो आया करती। तो बहुत दर्दनाक सीन है। हमारे उस वक़्त हमारे पास 2 गायें और 3 भैंसें दूध देती थी। तो उनका दूध बिकता तो था ही नहीं, तो बिलोया जाता था। तो घी तो बिक जाता था। तो वो मक्खन निकाल के मेरी माँ कहती भाई ये लच्छी मांगने बड़े, आज जो बहुत बड़े खानदान के लोग हैं वो अब तो चले गए बेचारे, लेकिन वो सब जो है महिलाएं भी आदमी भी बाल्टियां लेके लस्सी मांगने आते थे। अच्छा। और मेरी माँ कहती भी खाली नहीं जाने देना किसी को, एक चाय एक गिलास डाल दे, सबको लस्सी डाल दे। तो पृथ्वी सिंह तो खड़ा होता लाइन बनवाता और मैं लस्सी बांटता। और ये यानी एक गिलास लस्सी, यानी एक गिलास लस्सी इसका शरीर है कुछ नहीं। इतना दर्दनाक सीन। क्या मंजर होता होगा, मैं तो सोच के कांप रहा हूँ कि जो अरबोपति लोग थे, लाखोंपति लोग थे, वो लोग। हाँ, एक बात जरूर थी, उसका ही लड़का जो एक हमारे यहाँ मजदूरी करने भी रहा कुछ टाइम, तो उसने एक बात कही थी, वो 8वीं पास था, बोला एक टाइम आएगा जब हम तुम पर शासन करेंगे। आज वो बात बिल्कुल आज सही वो है। बात सही है कि उन लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर। मेहनत नहीं है, मेरा जो सारांश ये है कि अगर आपको यहाँ से निकाल दिया जाए तो हमारी पोजीशन पाकिस्तान से भी ज़्यादा गिरी हुई है। हाँ, ये बात भी है कि हम कहाँ जाएंगे। जो कुछ भी इस वक्त हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, इसकी प्रोग्रेस जो है वो सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि सब तकरीबन एजुकेटेड थे, बिजनेसमैन थे, उद्योगपति थे। तो वो सब का सब जो है उन्होंने उसको गिर कर भी संभाल लिया। बिल्कुल। तो तरक्की आज है और आगे भी रहेगी, सद्भावना रहेगी, बड़ी रहेगी। आप लोगों का जब आए थे, आप
कि एक कल्चर, नई कल्चर तुमने पैदा की है, उसमें सबसे बड़ी देन तो ये है कि आपने यहाँ का संस्कार जो डाले हैं वो गजब के हैं। जाल सिंह का शेर याद आता है? जी आइए। जाल सिंह जो रामलीला वाला, हाँ जी। वो मनादी किया करता। क्या जी? ये ड्रामे करते थे ना होली पे या इसमें ड्रामे रामलीला में। हाँ जी। रामलीला करते थे। हाँ जी हाँ जी तो ये पृथ्वीराज का एक ड्रामा खेलते थे जी। और उसमें जब मनादी करता था तो ये ढोल वाला साथ में होता था, एक छणकने होते थे इसके हाथ में, अपना घूम के मनादी करके आया करता जी। और ये बोला करता था, मरते मरते मर गए लेकिन न छोड़ा आन को, आके देखो दोस्तों इस राजपूती शान को। क्या बात है। हाँ ना छोड़ो इस राजपूती शान को। हाँ। क्या बात है। और मास्टर विशंबर नाथ का गाना गाया करता, बनाया हुआ गाना तो था जालंधर वाला जो नत्था सिंह। नत्था सिंह गायक भी हुए हैं, हाँ जी प्रचारक भी हुए हैं जी। वो शैगल का एक गाना है, उसकी तर्ज पर था, लुट गई पेटियां कट गई बेटियां, हाय हाय ये जालिम जमाना। जी। मैं इसका अगर वो असली आपको थोड़ा सा बता दूं तो इनको भी और आपको भी याद आ जाएगा। लुट गई बेटियां कट गई बेटियां, यही धुन थी। यही धुन थी जी। हाय हाय जालिम हाय हाय ये जालिम जमाना। तो अब ये भूल गए, अब तो सब भूल गए। ये जो प्रेजेंट जनरेशन है इसको तो कुछ पता ही नहीं। जी जी जी। इनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ। और इनका रामलीला जो राज की रामलीला है वो सबसे बड़ा योगदान और संस्कार लोगों पे डाला है जी। और यहाँ के लोगों में भी ये भावना पैदा हुई कि रामलीला राज की इन्होंने भी शुरू कर दी फिर आपस में, क्योंकि भीड़ होती थी जी। बैठने में कठिनाई होती थी, इस वास्ते मंडी की रामलीला भी शुरू हुई और ये सुभाष ड्रामेटिक क्लब भी शुरू हुई। तो ये सब इसीलिए हुई, जनता ड्रामेटिक क्लब भी सब शुरू यूँ ही हुई कि रात को फिर जो है, लेकिन बंद फिर करानी पड़ी क्योंकि इसमें ऐसी बदमाशी आ गई थी। जी। 90 का एक दशक था जिस दौर में हम लोगों ने, हम इसलिए कह रहा हूँ, इस पे प्रकाश डालेंगे, रोशनी डालेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ मैं लेने आया था इतना सा, मुझे मिल गया है इतना सा, और अब इसमें से को सिर्फ एक एपिसोड में तो नहीं समेटा जा सकता। इसीलिए अब मैं इनके साथ कुछ और चीज़ें भी करूँगा। स्पेशली बार बार इधर से मुझे एक इशारा भी आ रहा है, उस इशारे को मुकम्मल करूँगा और ये वाली गुफ्तगू मैं यहीं रोकूँगा, विराम दूँगा। सैनी साहब का शुक्रिया इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो इनके साथ और बातें होनी है। आप लोगों का शुक्रिया क्योंकि इस वीडियो को आपने पहुँचाना है वहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। शुक्रिया।